हेलो दोस्तों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड के नाम से। तो दोस्तों ये एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो मेजर अपना पैसा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। अब अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो ये फंड अपना मेजर पैसा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला है। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं इस फंड की डिटेल्स क्या रहने वाली हैं और साथ में एंड में हम देखेंगे कि इस टाइप के फंड्स जो अभी मार्केट में चल रहे हैं उन्होंने कैसी रिटर्न दी है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है और ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये हो जाता है कि ये एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बात की थी, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में फंड अपना मेजर पैसा लगाने वाला है और ये एनएफओ 11 जून से ओपन हो चुका है और 25 जून तक ये ओपन रहेगा। और अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। अब अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विस टीआरआई इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी, ये फंड मेजर पैसा अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में लगाएगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें और कौन कौन से टाइप के फाइनेंशियल कंपनीज कवर होती हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ब्रॉड सेक्टर हो जाता है। इसमें बैंक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, एनएफसीज और उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और फिनटेक कंपनीज, ये काफ़ी सारी कंपनीज इस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पर कवर हो जाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, ये काफ़ी सारी जो फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है ये भी इस सेक्टर में यहाँ पर कवर होती हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब आइए दोस्तों थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है जीडीपी के हिसाब से और इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे यहाँ भी दिख रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जीडीपी ग्रोथ जो इंडिया की हुई है पिछले 20 सालों में, उसके मुकाबले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर और ज़्यादा तेज़ी से पिछले 20 सालों में ग्रो हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैंक डिपॉजिट, बैंक एडवांसेस, एनबीएफसी के ओयूएम, म्यूचुअल फंड के ओयूएम, इक्विटी एक्सचेंज के वॉल्यूम, नॉन फाइनेंशियल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जीडीपी से भी ज़्यादा तेज़ रेट पे ग्रो हो रही हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। अब दोस्तों दूसरी पॉजिटिव चीज़ जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए है वो यहाँ पर ये है कि इंडिया की जो मार्केट है ये अभी भी काफ़ी लो पेनिट्रेटेड है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ लोग हैं जो अभी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी कम है। इंडिया में अभी भी काफ़ी जगह है जहाँ बैंक्स नहीं है, म्यूचुअल फंड भी अभी काफ़ी लोग नहीं लेते हैं, क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर यूएसए से इंडिया को कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर डीमेट अकाउंट्स आप देखिए इंडिया में 4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन के पास है, वहीं यूएसए जैसी कंट्री में 32% है। वहीं क्रेडिट कार्ड अगर आप देखते हैं 5% है इंडिया में, वहीं यूएसए में 26% है। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस में भी अगर आप देखते हैं तो 19% सिर्फ लोग यहाँ पर इंश्योरेंस करा रहे हैं। वहाँ पे जो यूएसए में सम इंश्योर्ड है वो 251% है। तो इंडिया में यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है ये कि अभी भी काफ़ी लोग हैं जहाँ तक ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुँची है। तो इसकी जो ग्रोथ का फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा अभी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर इम्प्रूव होने का, ग्रो होने का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के इन्वेस्ट करने वालों के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी अच्छी बात ये भी आती है कि जो अभी प्रोस्पेक्टिव इशू लिस्टिंग यहाँ पर होने वाली है, बहुत सारी अच्छी कंपनीज है जो यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करने वाली है। अगर हम देखें पोटेंशियल आईपीओस की लिस्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इंश्योरेंस में आप देखिए एलआईसी का इंश्योरेंस अभी आने वाला है, लिस्ट होने वाला है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आने वाला है, पेटीएम, एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो अभी यहाँ पर आईपीओ अपने लाने वाली है, जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव काफ़ी अच्छा है, जो बहुत अच्छा कर रही है। जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, मोबीक्विक, पॉलिसी बाजार, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी लिस्ट होने वाली हैं और जो बहुत बड़ी कंपनीज अभी आगे आने वाले टाइम में बनने वाली है। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइड है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा रिस्क जो है वो एनपीएस का है, जो बैंक और
और एनबीएफसीज को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना होता है। तो आपको ये रिस्क भी ध्यान रखना है अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एनपीएस अगर कोई बैंक करता है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की वो हो जाता है। तो यहाँ पर रिस्क भी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर नहीं है। अब अगर दोस्तों हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे यहाँ पर बात करते हैं तो ये फंड 5 स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो करने वाला है। सबसे पहले मल्टी कैप स्ट्रेटेजी, यानी कि ये अक्रॉस एवरी मार्केट कैप कंपनीज इन्वेस्ट करेगा, लार्ज स्मॉल और मिड कैप सभी में इन्वेस्ट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। वहीं ये दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाने वाला है लीडर्स पे, जो अच्छे लीडर्स हैं इस सेक्टर्स के उनमें इन्वेस्ट करने का। और तीसरा यहाँ पर रहेगा कि ये डाइवर्सिफिकेशन रखेगा। जैसे कि हमने देखा था कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज है, एनबीएफसीज है। तो ये इन सभी का एक अच्छा पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की यहाँ पर कोशिश करने वाला है फंड। वहीं अगर हम चौथी स्ट्रेटेजी पे बात करें तो चौथी स्ट्रेटेजी में ये सेकुलर ग्रोथ वाली कंपनीज को सिलेक्ट करेगा, यानी कि जो कंपनी स्ट्रेटी ग्रोथ दिखा रही हैं उनको ये यहाँ पर इंक्लूड करेगा और जिनकी उम्मीद है कि वो एक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा टर्न अराउंड लाने वाली है। और पांचवी स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये आ जाती है कि जो आईपीओज आने वाले हैं, जो अभी हमने देखा है कि बहुत सारे पोटेंशियल अच्छी कंपनीज यहाँ पर आईपीओज और न्यू लिस्टिंग होने वाली है, ये उनको भी अपनी फंड में ऐड करने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फंड के एसेट एलोकेशन के पैटर्न पे, तो ये फंड जो है ये मैक्सिमम जो अपना पैसा है ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में लगाएगा। 70 to 100% पैसा ये अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में लगाएगा, लेकिन उसके अलावा ये 0 to 20% पैसा अपने अदर इक्विटी कंपनीज में भी लगा सकता है। उसके अलावा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी 20% तक पैसा लगाया जा सकता है और रिट्स में 10%, वहीं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में भी यहाँ पर 10% के आसपास तक पैसा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये एसेट एलोकेशन पैटर्न रहने वाला है इस फंड का। तो वो डिपेंड करेगा फंड मैनेजर की सोच पे, मार्केट कंडीशंस पे कि ये फंड कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन मेजरली ये पैसा जो है ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में ही लगाने वाला है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इस फंड की एग्जिट प्लान पे, तो अगर आप यहाँ पर इस फंड में 1 साल से पहले एग्जिट होते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा, और अगर आप 1 साल के बाद कभी भी एग्जिट होते हैं तो आपको यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर अब टैक्सेशन पे बात कर लें इस फंड की, तो सिंस ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो यहाँ पर इक्विटी के हिसाब से टैक्स लगने वाला है। तो अगर आप विद इन 1 ईयर यहाँ पर इस फंड को बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा और जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 15% आपको एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 1 साल से ज़्यादा कभी भी ये फंड रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो LTCG आपको लग जाएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1 लाख रुपए पर ईयर का सारा जो इक्विटी में आपका प्रॉफिट है वो एग्जाम्प्ट होता है और उससे ज़्यादा जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस पर 10% आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर टैक्स इसका इस हिसाब से लगेगा, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखें कि जो भी म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स लगता है वो आपका कटता नहीं है। जो भी पूरे साल में आपने प्रॉफिट कमाया होता है आपको खुद कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। अब आइए दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि जो अभी प्रेजेंट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड्स चल रहे हैं उन्होंने कैसी रिटर्न दी है, ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले कि आगे आप कितनी % तक की रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 5-6 फंड्स हैं जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसकी अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स कंपेयर करते हैं तो मैक्सिमम जो हम 5 साल में रिटर्न देख रहे हैं 19% के आसपास की रिटर्न दी है टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस फंड ने। वहीं SBI बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस फंड ने भी 19% तक की रिटर्न यहाँ पर दी है। और वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशियोज देखते हैं तो सिंस ये एक सेक्टोरल फंड्स है तो इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ी हायर साइड पे यहाँ पर रहती है 1% के आसपास। दोस्तों बात आती है एंड में कि आपको क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सिंस ये एक सेक्टोरल फंड्स है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में हो जाता है फंड, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा देखनी है कि आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको एक्सपोजर बहुत कम रखना है। अब लेकिन दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी सारे फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी एक एक्सपेंस रेशो आपको पता है, जिनकी रिटर्न की परफॉर्मेंस आपको पता है, आपको ये भी पता है कि वो किन कंपनीज में एग्जैक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगा कि अगर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट भी करना है तो अभी जो पहले से फंड्स मौजूद हैं आप उनमें से कोई फंड चुनकर उनमें इन्वेस्ट करें रादर देन गोइंग फॉर ए NFO। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।